लास्ट टाइम हम लोग बेसिक्स जाने थे जो यूजफुल है इस चैप्टर के लिए कि कंपनी क्या होता है, कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट करती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकर। पब्लिक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेकर। ऑडिट जो है कंपनी का कंपलसरी है, नन कंपनी का कंपलसरी नहीं है। अगर नन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है और उस क्वेश्चन में अगर ऑडिट फी दिया हुआ है तो पूरा का पूरा ऑडिट फी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कहलाएगा। लेकिन अगर कंपनी का ही इनकॉर्पोरेशन हो रहा है और उस क्वेश्चन में ऑडिट फी दिया हुआ है तो वो ऑडिट फी टाइम बेसिस पे बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने बोला कि इनकॉर्पोरेशन कभी भी होता है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा और वहाँ का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। उस रेवेन्यू प्रॉफिट को एसपीएल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो पीरियड है वो कहलाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन और वहाँ का जो प्रॉफिट है वो कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट और उसको ट्रांसफर करता है कैपिटल रिजर्व। कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उसमें ये भी देखा था कि जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस दोनों होते हैं और इनकम एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो उसका हम प्रोपोर्शन और अपॉर्शनमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो टाइम के बेसिस पे अपॉर्शन होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सेल्स के बेसिस पर अपॉर्शन होते हैं। पेज नंबर 3 बुक है सबके पास कर? हाँ बुक है। लेक्चर 2 डेट कितना आज का? पेज नंबर 3 छोटा सा एग्जाम्पल है। देख रहा एग्जाम्पल, बिजनेस परचेज ऑन 1st April 19 एंड द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज 1st August 19। तो डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस क्या है? 1st April 2019। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस क्या है? 1st August 2019। आगे बोलता है द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31st March 20। तो फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च है। तो यहां पर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कितना महीना होगा? फर्स्ट अप्रैल से कब तक चलेंगे? 31 जुलाई तक। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हुआ है। अगर 31 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हुआ तो अगस्त को कंसिडर कर लेते हैं। कितना महीना हो गया ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ हो गया। एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन ये आपका चलेगा 1 अगस्त टू 31 मार्च। कितना महीना हो गया? 8 मंथ होगा। तो यहां पर ये टाइम है तो टाइम रेशियो निकलेगा। प्री इज टू पोस्ट होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो प्री का है 4 और पोस्ट का है 8।
ये हो जाएगा 1:2। कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसी सवाल में लिखा हुआ है सेल्स फॉर द ईयर फ्रॉम 1/4/19 to 31st July 19, यानी प्री यानी सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वह है ₹2 लाख। एंड फॉर द पीरियड 1 अगस्त 2019 to 31st March 27 लाख, यानी ये सेल्स अलग दिया हुआ है, सेल्स पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन ₹7 लाख। तो हमारा सेल्स रेशियो निकल जाएगा 2:7। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/9 और 7/9। क्लियर है ना? चलिए अब आगे, ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, ये नोट्स हम भेज दिए थे ना पहले वाला। While calculating profit prior and after to incorporation, income and expenses should be a portion on the basis of time and sales ratio. Expenses which are related to time should be a portion on the basis of time ratio. Expenses which are related to sales should be a portion on the basis of sales ratio. Examples of expenses which are a portion on the basis of time ratio. क्या क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं इस एग्जाम्पल? कौन सा एक्सपेंसिव हो सकता है जब टाइम पे बढ़ जाए? सोचो, कल भी डिस्कस किए थे हम लोग। रेंट हो सकता है,
डेप्रिसिएशन, ऑडिट फी फॉर कंपनी, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेज, और क्या हो सकता है जो टाइम पड़ सकता है, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फी, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेज। क्या बोलना नहीं, कैरेज जो है वो सेल्स से बढ़ेगा, बिकॉज हम खरीदते या बेचते हैं तब मेरा भाड़ा लगता है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो सकता है, ऑफिस, हाँ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब एक्सपेंसेस है जो किससे बटेगा, टाइम एसेट के ऊपर। एग्जाम्पल्स ऑफ expenses which are a portion on the basis of sales, जो सेल से रिलेटेड होगा, जैसे बैड डेट हो सकता है, और बताइए। वेरी गुड, कमीशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकता है, हाँ एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। देखिए दिवाली से हमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। चलिए और बताइए, कैरेज हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, क्या बोल दिए, लिख दिए। फ्री सैंपल समझते हैं, सेल्स प्रमोशन, और बताइए। हाँ बहुत अच्छा, पैकिंग, क्या क्या मैटर लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिख दीजिए, डिस्काउंट हो सकता है, बहुत अच्छा जवाब दिया, एक्सेट्रा। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये किससे बटेगा, सेल्स से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, जैसे इनकॉर्पोरेशन तो कभी भी होता है, तो समटाइम ये भी पॉसिबल है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल बेसिस पे बैठते हैं। अब ये एक्चुअल बेसिस का मतलब हुआ कि कुछ एक्सपेंसेस जो होंगे पूरा का पूरा प्री होंगे या पूरा का पूरा पोस्ट के होंगे, समझ में आया। तो मान लो कंपनी है, नन कंपनी ऑडिट करवा रही है, तो नन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन उसका ऑडिट होना है, तो ये ऑडिट किधर हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। डायरेक्टर कहाँ होता है, कंपनी में होता है, डायरेक्टर भी कहाँ जाएगा, पोस्ट हो जाएगा।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पोस्ट में जाएगा। मान लो कि हम वेंडर को इंटरेस्ट दे रहे हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले का है, तो वो कहाँ जाएगा? प्री में जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि प्री कुछ एक्सपेंस अगर सिर्फ प्री में ही हुए, पोस्ट में नहीं होना है, तो वो कहाँ जाएगा? प्री में चला गया। कुछ एक्सपेंस जो पोस्ट से रिलेटेड है, प्री में नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? पोस्ट में जाएगा। दोनों देखना पड़ेगा सर। फ्यू एक्सपेंसेस नहीं, कुछ हम लोग को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि लिख दिया कि राम एंड सन्स इनकॉर्पोरेटेड एज राम लिमिटेड, रामा लिमिटेड मान लिख दिया। अब उस क्वेश्चन में लिख दिया राम एंड सन्स इनकॉर्पोरेटेड एज रामा लिमिटेड ऑन फलाना डेट, ठीक है ना? और वहां जीपी एक्सपेंसेस सब दिए हुए हैं, और उस क्वेश्चन में एक एक्सपेंस है ऑडिट फी है, वो थोड़ी लिखेगा ऑडिट फी पोस्ट का है, प्री का या टाइम बाकी। यू हैव टू अप्लाई योर सेंस कि रामा लिमिटेड तो अब इनकॉर्पोरेशन के बाद ना रामा लिमिटेड है। रामा लिमिटेड पहले क्या था? राम एंड सन्स था। तो रामा लिमिटेड पहले राम एंड सन्स था, तो कंपनी था कि नॉन कंपनी था? तो हमने क्या बताया कि ऑडिट किसका कंपलसरी है? तो उस केस में 100% आपको बाय डिम्ड टू एज्यूम मानना पड़ेगा कि ऑडिट की पोस्ट का सिर्फ होगा। लेकिन लिख दिया रामा प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड एज रामा लिमिटेड, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले तो क्या था? कंपनी ही था। इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या है? अब वहां ऑडिट की क्वेश्चन दे दिया, तो आपको कैसे बांटना पड़ेगा? टाइम पे। वहां नहीं बोलेगा कि आपको टाइम बांटना है, तो यू हैव टू अप्लाई योर सेंस, यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स। कल हम क्या डिस्कस किए? कल एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं, कल हम आपको बस आपको बेस बताएं कि क्या कहानी होता है, कंपनी क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है। फिर आपको कोई ऐसा सवाल मिल सकता है जिसमें टाइम रेशियो ही गड़बड़ कर दीजिएगा। अब टाइम रेशियो गड़बड़ कैसे करिएगा? इनकॉर्पोरेशन वाला, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कब करती है? कौन सा सर्टिफिकेट लेकर? प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट करती है? कौन सा सर्टिफिकेट लेकर? और पब्लिक कंपनी कब स्टार्ट करती है? तो दोनों का पीरियड सेम नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ एक साथ नहीं मिलता है। हो सकता है कि 1 महीना बाद मिला, तो इनकॉर्पोरेशन का टाइम चेंज हो जाएगा दोनों केस में। तो ये ध्यान रखिए। Few expenses which are of actual basis expenses related to prior to incorporation, जैसे क्या लिख देगा? मान लो लिख दिया मैनेजर बन गया डायरेक्टर। मैनेजर क्या बन गया? तो मैनेजर पहले सैलरी लेता था, तो मैनेजर सैलरी लेता तो कहाँ चला जाएगा? प्री वाला। और डायरेक्टर को सैलरी जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा? पोस्ट में। इंटरेस्ट टू वेंडर बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ये जनरली दे देगा, तब इसमें परेशान नहीं होना। इंटरेस्ट टू वेंडर और एक्चुअल एक्सपेंसेस incurred prior to incorporation. Expenses related to post incorporation. जैसा अभी मैंने बोला कुछ ऑडिट भी हो सकता है, ऑडिट भी हो सकता है when non-company
incorporated as a कंपनी, या कंपनी ने किसी प्रोप्राइटर से कोई ले लिया, खरीद लिया, तो उसके साथ भी आ जाएगा पोस्ट। प्रीलिमिनरी सुने हैं ना, ये क्या होता है? ये होता है प्रीलिमिनरी मतलब होता है प्रारंभिक। एक्सपेंसेस incurred on the incorporation of company। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो क्या फ्री में होगा? खर्चा नहीं होगा। सीए का कंसल्टेंसी भी, कोई एक्सपर्ट होगा, आरओसी को पैसा देना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, लॉयर को पैसा देना है, प्रिंटिंग कुछ भी कर जाएगा, वो सारा खर्चा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हो रहा है, एंड वो खर्चा कंपनी का प्रारंभिक खर्चा है, दैट वी कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स होता है। क्या होता है? नाम सुने हैं कभी? ये नहीं ना सुने हैं? कंपनी में, हाँ, जिसका वैल्यू, वेरी गुड, जिसका वैल्यू नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर क्लेम नहीं हो सकता है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले सकता है, और ये कंपनी में जो बैलेंस शीट बनता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव आइटम दिखते हैं। याद रखिएगा, कैसे दिखेगा? निगेटिव। नॉन कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है उसमें ये एसेट साइड दिखता है। देखते हो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएन का डेबिट बैलेंस, कम पार्टनरशिप पढ़े होंगे कभी, तो अब तो आप बड़े हो गए तो भूल गए होंगे पहले वाला। लेकिन कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है, वर्टिकल फॉर्म बनता है, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो जो निगेटिव यानी जो क्या बोलते हैं, लॉस आइटम है, वो निगेटिव फॉर्म में दिखता है रिजर्व एंड सरप्लस के। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है? ये हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर कौन इशू करती है? कंपनी इशू करती है। डिवेंचर कौन इशू करती है? कंपनी। अब मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी तो डिवेंचर इशू नहीं करती है, कौन इशू करती है? पब्लिक कंपनी। तो उस केस में डिवेंचर का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो लिख दिया डिवेंचर का इंटरेस्ट और टाइम लिख दिया, पीरियड लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक दिया गया, तो उस पीरियड में पकड़िए कि क्या कोई महीना, कितना महीना प्री का जा रहा है। अगर चला गया है तो फिर वो प्री टाइम में डालना पड़ेगा कि 2 महीना गए है तो 2 महीने का डालना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये चला जाएगा कहाँ पर? पोस्ट में। इसके अलावा डायरेक्टर्स फी या रेम्यूनरेशन। कंपनी डोनेशन चैरिटी करती है, डोनेशन चैरिटी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, नॉन कंपनी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी करती है, उसका कोई एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होता है, कोई एक्सपेंसिव अलाउ नहीं होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी को अगर कंपनी डोनेशन करती है तो वो अलाउड होता है, उसका डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार। इसलिए जो कंपनी सब है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करती है। क्यों करती है? वेरी गुड। इंडियन इकोनॉमी या इंडिया को, मतलब अगर किसी देश के लोकतंत्र को बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके रूल्स अकॉर्डिंग चलता है ना। मान लो कि अभी बीजेपी है तो बीजेपी अपने साथ पॉलिसी लगा रही है, कभी कोई और पार्टी आएगा तो वो अपना पॉलिसी बनाएगा। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बाई लॉ देखते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं कोई फंडिंग करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, तब ना आएगा पैसा। तो इस लॉ में ही बना दिया। अब लॉ कौन बनाता है? लॉ मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन होता है? रूलिंग पार्टी का। रूलिंग पार्टी कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। तो क्या आपने एक लॉ में डाल दिए कि भैया हमको डोनेशन दीजिएगा तो हम आपका डिडक्शन दिलवा देंगे। अब सरकार मेरा है, कानून मेरा है, तो हम डोनेशन का प्रोविजन डाल दिए कि हमको दीजिए, हम आपका खर्चा अलाउ कर देंगे। लेकिन उसमें एक लिमिट बनाया जाता है और उसमें ये दिया जाता है कि डोनेशन जब आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये पार्टी आए सरकार में और सरकार बने और देश का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एजुकेशन की स्थिति बढ़े, इकोनॉमी ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, बहुत सारी चीज़ें होती है।
दैट्स वाई कंपनी को ये अलाउ है कि कंपनी डोनेशन करेगी पॉलिटिकल पार्टी। ये भी पता ध्यान रखिएगा कि मेंबर्स को जो सैलरी मिलता है पार्लियामेंट से वो एग्जाम्प्ट होता है। समझ गया? कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का एमपी एमएलए का गाड़ी जब जाता है तो उसका टोल टैक्स नहीं लगता। और हमसे आपसे गरीब तो नहीं है जो फॉर्च्यूनर से BMW से ज़्यादा इवन तो उसका टोल टैक्स नहीं लगता है, और आप हर अपने गाड़ी करके जाते हैं तो आपका टोल टैक्स देना पड़ जाता है। तो बात समझ में आई कि पॉलिटिकल, देखिए अगर पावर आपको बनाना है, मतलब कि पावरफुल बनना है तो आपको कोई पॉलिटिशियन बन जाइएगा तो पावरफुल बन जाइएगा, है ना? चलिए छोड़िए उस सब बात। हाँ, ये भी हो सकता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एटसेट्रा। समझ गए? ये समझ गए? फ्री समझ गए? पोस्ट समझ गए? अब यहाँ आता है सर कि सर हमको जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है तो उसमें हम एक चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? इसका फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं? हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, बोलो बोलो बोलो, माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो था सर, क्या हम पूछ रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, हम नेट सेल्स निकाल रहे हैं, और नेट सेल निकाला क्या फॉर्मूला गलत बोल दिए आप, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल निकाला है। कल यही ना बताए थे ट्रैप, याद है? डोंट बी कंफ्यूज। कहाँ गया चीज? नीचे गया। अच्छा यही ना ट्रैप। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट सेल होता है। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं सर? हम बोल रहे सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करेंगे। किससे? रेवेन्यू फ्रॉम क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस है। हाँ तो वो लगता है तुम ना ठीक से नहीं सोई है रात में। ग्रॉस में निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं। ओ 12 में पढ़े तो समझ में आ रही है? ये पता है आप लोगों को ना बेटा? अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया, सपोज करो कि पूरा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बटेगा? ओ नेट सेल्स। कैसे बटेगा? कैसे डिविड होगा बताइए? सेल्स पे के टाइम पे बोलो। वेरी गुड, सेल्स रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सब कुछ हो गया है, कॉन्सेप्ट हो गया है, अब हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस prior and after to इनकॉर्पोरेशन। जिस कंपनी का है उसका नाम लिख लेंगे फॉर द ईयर एंडेड। कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसी बात कर दीजिए। गर्म लगे तो बोलोगे ऐसे चालू कर दीजिए। नहीं खराब कुछ नहीं। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा?
चालू कर दीजिए। बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करें, बंद कर दीजिए। पार्टिकुलर्स इसमें सीरियल नंबर लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे बेसिस, इसमें लिखेंगे prior to incorporation, post to incorporation। इसमें चाहे तो एक और कॉलम बना सकते हैं टोटल का, छोड़ो हम नहीं बनाते। पहले हाँ बोलिए। हाँ, दिस इज द फॉर्मेट। पहला कॉलम बनेगा इसका इनकम, ठीक है। इनकम में डायरेक्ट हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, जनरली दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग आइटम हमको मिल चुका है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। और इसका जो बेसिस क्या होगा, सेल्स रेशियो। बेसिस में आप लिखिएगा सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, या जो पोस्ट का है या प्री का है तो एक्चुअल लिखते हैं, या पोस्ट लिख सकते हैं या प्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमने बताया था कि इनकम का दो पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, है ना। अदर इनकम डिपेंड करता है कि वो जैसे मतलब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सेल्स से बढ़ेगा, लेकिन रेंट रिसीव कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। इसका सम अप कर लेंगे। हाँ, टेम्परेचर ऊपर कर देते हैं, अभी डाल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस है लिख लीजिएगा, जैसे सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ वेजेज आएगा कि नहीं आएगा? तो वेजेज कंपनी में देते हैं ना, रेट दे सकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा, क्योंकि वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं? इसका मतलब कुछ एक्सपेंसेस और इनकम एडजस्ट हो चुके हैं। कैरेज इनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? कैरेज इनवर्ड क्या होता है? नहीं भाई, वो रिटर्न इनवर्ड होता है सभी। यादें ताजा कर लीजिए। कैरेज इनवर्ड होता है कैरेज ऑन परचेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है बेटा? ये नहीं आएगा, लेकिन अगर लिखा रहे कैरेज आउटवर्ड, ये होता है कैरेज ऑन सेल्स, ये इनडायरेक्ट होता है। कैरेज ऑन सेल्स सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये सेल्स से घटेगा, ठीक है। आप जो बोले थे सेल रिटर्न, उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हम भी जब थे तो बड़ा कंफ्यूज होते थे।
हम तो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड में फंस जाते थे हमेशा। और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, ये कौन सा रिटर्न होता है? परसेंट। चलिए, इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस जैसे डायरेक्टर्स फी। अच्छा, लिखा रहा है मैनेजर सैलरी तो तब भी हो जाएगा, एक लगा एमडी सैलरी लिखा है तो एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसका सैलरी कहाँ जाएगा? पोस्ट पे जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर, एमडी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बैड डेट्स, बहुत सारा हो जाएगा। इसके अलावा और भी है, हम यहीं पे रोक देते हैं। ये टोटल आएगा तो किसका आएगा? एक्सपेंसेस का आएगा। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये ए है और ये बी है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, मान लीजिए कि क्या लिखेगा? रुपी डैश, ठीक है ना? इज द नेचर ऑफ कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल रेवेन्यू। फ्री का प्रॉफिट क्या कहलाता है? कैपिटल रेवेन्यू। फ्री का प्रॉफिट कैपिटल, वेरी गुड। द नेचर ऑफ capital profit and therefore will be transferred to कहाँ पर? ये लिख दीजिएगा। ये प्रॉफिट rupee dash is the nature of revenue profit and therefore will be transferred to the statement of profit and loss। कोई दिक्कत? चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, सारा कॉन्सेप्ट डाल दिया हम आपको, ठीक है ना? एग्जाम्पल 1 देखें। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 5। A limited company was incorporated on 1st May 19 in order to purchase a running business from 1st January 19। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन से पहले कौन क्या था पता नहीं है, बट इसमें उसकी जरूरत भी नहीं आएगी। बट ये लिख दिया है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है कब? 1 मई को।
कब इन क्वार्टर हुआ है? और बिजनेस कब से चल रहा था? 1 जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना क्या हो जाएगा? प्री। 4 महीना क्या हो जाएगा? प्री। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड। टोटल सेल्स फॉर द 19। ओहो, यहाँ पर लिख दिया फॉर द 19। अब तो बताइए कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर है तो एंड का होगा दिसंबर में। बिजनेस चल रहा था जनवरी से, तो पूरा 12 महीने का पीरियड है। तो 12 महीने का पीरियड है जिसमें 4 महीना क्या है? प्री। तो रिमेनिंग 8 महीना क्या हो गया? तो टाइम रेशियो 4:8 या 1:2। नीचे सॉल्यूशन देखिए, लिखा हुआ है 1:2। चलिए आगे चलिए। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 5 लाख। टोटल सेल्स जिसमें लिखता है कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का सेल कितना है? 1 लाख। तो अगर 5 लाख में 1 लाख प्री का है तो पोस्ट का कितना सेल हो गया? तो सेल्स रेशियो क्या हो गया? 1:4। बोले हाँ या ना? टाइम रेशियो हो गया 4:8 या 1:2। और सेल्स रेशियो हो गया क्या? 1:4। आगे लिखता है जीपी फॉर द होल ईयर। अब जीपी अगर पूरे साल का कितना? 1 लाख। तो प्री का जीपी निकल जाएगा। किस पे बढ़ेगा? टाइम पे, सेल पे? 1,50,000 इंटू 1/5 कितना आएगा? 30,000। और पोस्ट का जीपी 1,50,000। ये सब वर्किंग एग्जाम में लिखिएगा। ये मसले के मन में कैलकुलेटर टाइम बना लेते हैं, बच्चे की ये आदत है। 1 लाख। अब आगे लिखता है टोटल एक्सपेंसेस। अब देखो जैसे मान लो एक्सपेंस वर्ड लिखा हुआ है। अब एक्सपेंस लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस लिखा हुआ तो टाइम पे मान लीजिए, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस फॉर द 19 इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स फी। ओहो, डायरेक्टर्स फी है। तो डायरेक्टर्स फी पोस्ट का है कि प्री का है? पोस्ट का है। कितना रुपया? 12,000। और डोनेशन टू जय प्रभा हॉस्पिटल। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी या किसी को भी डोनेशन दे सकते हैं। या हॉस्पिटल डोनेशन, ये भी किसका होगा? पोस्ट का कि प्री का? पोस्ट का कितना? तो टोटल पोस्ट कितना हो गया? 20,000 हो गया। ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? पोस्ट में। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ जो फॉर्मेट बनाएगा तो यहाँ पोस्ट लिख दीजिएगा बेसिस में या एक्चुअल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी लिखिएगा, सेल्स रेशियो। क्लियर है ना? चलिए, अब टोटल एक्सपेंस कितना था? 80,000 था। तो 80,000 में पोस्ट का एक्सपेंस कितना है? तो कितना बच गया? अब इसी का ना बंटवारा करेंगे। तो इसका बंटवारा करेंगे टाइम रेशियो पे। तो प्री का खर्चा कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू टाइम रेशियो क्या था? 1:2। तो 1/3 कितना जाएगा? 20,000। पोस्ट का कितना आएगा? 40,000। वहां आएगा। फाइंड आउट प्रॉफिट प्राइर टू। अब सिंपल सा बात है, प्रॉफिट प्राइर टू इनपुट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट लिखो, कैपिटल प्रॉफिट निकाल ले। कैसे निकलेगा? देखो, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्री की पोस्ट? प्री। बहुत अच्छा, प्री। तो प्री में आपका जीपी कितना था? 30,000। और प्री का एक्सपेंस कितना है? 20,000। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। पोस्ट का निकालो। पोस्ट का प्रॉफिट क्या कहलाता है? ऐसे एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, तो एग्जाम में वाह, तो इतना टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है कि भाई पूरा 20 में 20 है। तो अब रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा पोस्ट का, तो इसका जीपी कितना है? 1,20,000 था। और इसका एक्सपेंस माइनस करो। एक तो ऊपर में 20,000 था, ये वाला डोनेशन और वो है ना हुआ, अब प्लस और कितना? 40,000। तो 40 में 60 कितना प्रॉफिट आया? ऐसा चेक करो।
10,000 और 60,000 फॉर्मेट दिख रहा है, बना लीजिएगा। अब जितना क्वेश्चन ऐड बनी ऐड क्वेश्चन जितना बना सकते बना के लाइए, चैप्टर खत्म कर सकते हैं। अगर एक बार बैठिएगा तो बस कल आज शाम को 5 बजे बैठिएगा तो 10 बजे खत्म हो जाएगा चैप्टर।